Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 4th April 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about Basoli painting that got GI tag. This topic is important from our syllabus GS paper 1 art and culture point of view. बासोली पेंटिंग के बारे में अगर देखा जाए तो दिस पेंटिंग ओरिजिनेटेड इन द बासोली रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग. मिनिएचर पेंटिंग क्या होता है इसके आगे इससे रिलेटेड हम आगे देखेंगे. तो बासोली पेंटिंग इज अ टाइप ऑफ मिनिएचर पेंटिंग जो पहाड़ी पेंटिंग का एक सब टाइप है. तो बेसिकली दो तरह के मिनिएचर पेंटिंग ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं आज के टाइम में, राजस्थानी और पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग. तो राजस्थानी के भी अपने काफ़ी सारे सब टाइप्स हैं जैसे कि बूंदी, कोटा, मेवाड़ टाइप, और पहाड़ी के भी अपने कई सारे सब टाइप हैं. उसमें से एक है बासोली पेंटिंग. उसके अलावा कांगड़ा वगैरह ये सब टाइप हैं पहाड़ी पेंटिंग के. हम आगे देखेंगे इसके बारे में, डिटेल में देखेंगे, देखते जाइए. तो बासोली पेंटिंग जम्मू एंड कश्मीर एक तरीके का पहाड़ी पेंटिंग है और एक मिनिएचर पेंटिंग है. और ये जो पेंटिंग है इट बिकेम प्रोमिनेंट और पॉपुलर ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी अंडर द पैटर्नेज ऑफ लोकल रूलर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश. अगर फीचर्स की बात की जाए बासोली पेंटिंग की तो इसमें कई सारे ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं. देखिए ट्रायंगुलर शेप आपको दिख रहा है. मैनी ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कुड बी सीन अपार्ट फ्रॉम ब्राइट कलर्स एंड ग्लॉसी एनामल्स. कलर जो है ऑक्रे, येलो, ब्राउन, ग्रीन इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है. और मिनिएचर पेंटिंग है तो नेचुरली इट विल बी डन ऑन अ पेपर और क्लॉथ और सम वुडन मटेरियल. थीम जो है बासोली पेंटिंग का नॉर्मली लव के ऊपर ही होता है. राधा कृष्ण को दिखाया जाता है या लोकल रूलर्स के लव को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की जाती है इन बासोली पेंटिंग. अभी बासोली पेंटिंग न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि बासोली पेंटिंग को from Kathua district of Jammu has got GI tag. तो GI टैग, किसी भी प्रोडक्ट को GI टैग मिलने से क्या फ़ायदे होते हैं या GI टैग सबसे पहले देखते हैं आखिर रिप्रेजेंट क्या करता है. लुक, किसी भी प्रोडक्ट को अगर GI टैग मिला है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से तो इसका मतलब है वो दो चीज़ों या दो क्राइटेरिया को फुलफिल करता है. एक तो वो उस पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन से आता है और दूसरा वो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्वालिटी या रेपुटेशन को मीट करता है. जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, दार्जिलिंग टी हैज़ गॉट GI टैग. तो इसका मतलब ये है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर अगर लिखा है दार्जिलिंग टी, इसका मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट दो क्राइटेरिया फुलफिल करता है. एक तो वो दार्जिलिंग में उगाया गया है और दूसरा एक पर्टिकुलर क्वालिटी या एक स्टैंडर्ड को मीट करता है. दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर पूरा नहीं होगा तो वो प्रोडक्ट को आप दार्जिलिंग टी नहीं लिख सकते. फॉर एग्जांपल, आप बिल्कुल उसी क्वालिटी का टी असम में उगा दें या फिर बिल्कुल उसी क्वालिटी का टी आप कर्नाटका में उगाएं, फिर भी सेम क्वालिटी होने के बावजूद भी अगर उस जोग्राफिकल रीजन में यानी कि दार्जिलिंग में नहीं उगाया गया है तो आप उसको दार्जिलिंग टी नहीं कह सकते. राइट? तो और सिर्फ उस या दार्जिलिंग में भी अगर आप टी उगाते हैं और वो एक पर्टिकुलर क्वालिटी को मीट नहीं करता है जो मेंशन किया गया है वो GI टैग देने के लिए, तो दैट प्रोडक्ट कैन बी नॉट कॉल्ड एज दार्जिलिंग टी. तो GI टैग मिलने का मतलब है दो क्राइटेरिया पूरे किए जाएंगे. द प्रोडक्ट मस्ट कम फ्रॉम ए स्पेसिफिक जोग्राफिकल रीजन एंड सेकेंड इट मस्ट पजेस सम स्पेसिफिक क्वालिटी और रेपुटेशन. जोग्राफिकल इंडिकेशन नॉर्मली एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फूड स्टफ, वाइन, स्पिरिट ड्रिंक्स, हैंडीक्राफ्ट या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को देते हैं. तो इस केस में आप देख रहे हैं हैंडीक्राफ्ट है ये बासोली पेंटिंग जिसको GI टैग मिला है. GI टैग हमारे देश में दिया जाता है एज पर GI ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999. नॉर्मली एक बार जब GI टैग दे दिया जाता है किसी प्रोडक्ट को तो वो 10 साल के लिए वैलिड होता है. उसको वापस से रिन्यू कराया जा सकता है ऑन पेमेंट ऑफ रिन्यूएबल या रिन्यूअल फ़ी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. स्नेक पेंटिंग के बारे में मैंने बताया नहीं है, थोड़ा ऑनलाइन आप रिसर्च कीजिए, सारे पेंटिंग्स के बारे में पढ़िए और फिर जवाब देने की कोशिश कीजिए. सारे पेंटिंग्स को एक एक बार देख भी लीजिएगा, ऐसे ही चीज़ें आपको याद होती हैं. तो गूगल पे जाइए, इन सबको देखिए,
देखिए कैसा दिखता है और फिर इस सवाल को जवाब इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। अब इस टॉपिक के बेसिस पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हमने यहाँ दे रखा है। इसी सवाल कुछ ऐसा है, हाउ इज मुरल पेंटिंग डिफरेंट फ्रॉम मिनिएचर पेंटिंग एंड ऑल्सो डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ पेंटिंग फ्रॉम मुरल फॉर्म टू मिनिएचर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ये सवाल आप 15 मार्कर और 200 वर्ड्स के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो सवाल के दो पार्ट हैं, मुराल पेंटिंग और मिनिएचर पेंटिंग के बीच का अंतर पूछा गया है, और दूसरा पार्ट है पूछ रहा है कि हमारे देश में पेंटिंग कैसे इवॉल्व हुआ है फ्रॉम मुराल टाइप टू मिनिएचर टाइप। तो सबसे पहले मुराल पेंटिंग देख लेते हैं। अच्छा, मैं जब मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रहा हूं तो उसके हिंट्स मैं इस तरह से कुछ लिख करके देना चाह रहा हूं, क्योंकि इस तरीके से एक लॉजिकल फ्लो बनाने में मुझे आसानी होती है। टाइप करके वो एरो वगैरह या फ्लो बनाने में मुझे दिक्कत होती है, उतना लॉजिकली एक्सटेंडेड आंसर नहीं लगता है मुझे एक्सप्लेन करने में। मेंस के आंसर में ऐसे ज़्यादा मोर कंफर्टेबल। तो आई होप आप सब ये हैंड राइटिंग पढ़ पा रहे हैं। एक बार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप, अगर आप इस नए तरीके से कंफर्टेबल हैं, हैंड राइटिंग पढ़ पा रहे हैं, तो आई विल कंटिन्यू विद दिस प्रोसेस। दिस मेक्स मी मोर कंफर्टेबल व्हेन आई एम एक्सप्लेनिंग अ मेंस आंसर। देखते हैं मुराल पेंटिंग। मुराल पेंटिंग नॉर्मली लार्जर वर्क होता है, किसी वॉल वगैरह पे जब पेंटिंग होती है, वॉल ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर पे मुराल पेंटिंग होती है, एंड दे आर जनरली इमूवेबल, ये मूव नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल हो सकता है अजंता केव मुराल्स या कैलाशनाथ टेम्पल पेंटिंग इन एलोरा। मुराल पेंटिंग का एक स्पेशल टेक्निक होता है जिसको हम लोग कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग। मुराल पेंटिंग के अंदर एक स्पेशल टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं फ्रेस्को पेंटिंग, विच इज़ डन विथ फ्रेशली लेड लाइम प्लास्टर। और मुराल पेंटिंग के अलावा दूसरे तरह का, इससे ठीक विपरीत होता है मिनिएचर पेंटिंग। जैसे मुराल पेंटिंग होता है लार्जर वॉल पे जो मूव नहीं किया जा सकता, उसका ठीक विपरीत मिनिएचर पेंटिंग होता है ऑन स्मॉल स्केल, लाइक ऑन बुक्स, स्क्रिप्ट्स, एल्बम्स। इट कैन बी मूव्ड, इट इज़ डन ऑन पेरिसेबल मटेरियल लाइक पेपर और क्लोथ। और ये जो मिनिएचर वर्ड है, इट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मिनियम विच मीन्स रेड लीड पेंट, जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है मिनिएचर पेंटिंग करने के लिए। इसमें ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है पेंटिंग के लिए, मिनिएचर पेंटिंग में। अब जो दूसरा पार्ट है इस सवाल का, वो पूछ रहा है कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है हमारे कंट्री के अंदर पेंटिंग का फ्रॉम मुराल टू मिनिएचर। देखिए, स्टार्टिंग में जो पेंटिंग शुरू हुई है हमारे देश में, इट वाज इन द फॉर्म ऑफ मुराल ओनली। तो कोई नेचुरल या रॉक कट केव्स के अंदर फिर उनके वॉल पे पेंटिंग शुरू हुई है। अर्लीस्ट एविडेंसेस अगर देखे जाए मुराल पेंटिंग के, तो वो अजंता एलोरा केव्स के अंदर पेंटिंग, बाग केव्स या सीतानवसल केव्स में ये पेंटिंग्स उनके वॉल पे मिल सकती हैं आपको। तो आप मान सकते हैं कि मुराल पेंटिंग समवेयर स्टार्टेड इन 4th to 5th century BC and it remained prominent. Mural painting remained prominent till 10th century AD in our country. आज के डेट में मुराल पेंटिंग इज़ नॉट वेरी प्रोमिनेंट। आज के डेट में मिनिएचर पेंटिंग इज़ प्रोमिनेंट। तो मुराल पेंटिंग से शुरुआत हुई, लेकिन आप देखिए मिनिएचर पेंटिंग की शुरुआत आप मान सकते हैं बाय 750 AD अंडर द पैटर्न ऑफ पाला रूलर्स इन ईस्ट इंडिया। तो जैसे जैसे मिनिएचर पेंटिंग पॉपुलर होने लगा, लोग क्लोथ्स पे या पेपर पे मिनिएचर पेंटिंग बनाने लगे, वैसे वैसे मुराल पेंटिंग का डिक्लाइन होने लगा। तो एक तरफ मिनिएचर पेंटिंग वाज बिकमिंग प्रोमिनेंट एंड पॉपुलर, ऑन द अदर साइड मुराल पेंटिंग वाज डिक्लाइनिंग। ईस्ट इंडिया में इसको पैट्रनाइज किया पाला रूलर्स ने। लगभग 960 AD के आसपास मिनिएचर पेंटिंग को वेस्ट इंडिया में पैट्रनाइज किया, सपोर्ट किया चालुक्य रूलर्स ने। और फिर बाद में मुगल्स वेयर द ग्रेटेस्ट पैट्रन और सपोर्टर ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। अकबर ने तो एक पूरा का पूरा सिस्टम मिनिएचर पेंटिंग के लिए डेवलप किया, मिनिएचर स्टाइल बनाया, स्टैंडर्ड सेट किया, कारखाने लगवाए। और फिर जहांगीर, हिज सन जहांगीर टुक मिनिएचर पेंटिंग टू न्यू हाइट ड्यूरिंग मुगल्स। तो मुगल्स आर क्रेडिटेड फॉर टेकिंग मिनिएचर पेंटिंग टू अ न्यू हाइट। फिर इस तरह के सवाल में आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं। कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, इसको लेकर के स्टूडेंट्स के मन में हमेशा कन्फ्यूजन रहता है। कंक्लूजन के कुछ आइडियाज़ हैं, थोड़ा सा वो पॉजिटिव नोट पे होना चाहिए, फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए, या फिर
अब इस सवाल में तो आप क्या ही फॉरवर्ड लुकिंग देंगे, क्या पॉजिटिव देंगे, ये तो गवर्नेंस में सब बातें चलती हैं, पॉजिटिव नोट पे ऑप्टिमिज्म पे एंड करें। ऐसे सवालों में आप करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं मॉडर्न टाइम्स में, उसको आप लिख सकते हैं। तो आप कंक्लूजन पार्ट में लिखेंगे कि मुगल्स के डिक्लाइन के बाद राजपूत्स ऑफ राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर दे पैटर्नाइज्ड मिनिएचर पेंटिंग एंड इट्स आर्टिस्ट। और जो नए जोनर्स पॉपुलर हुए आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल्स इन मिनिएचर पेंटिंग वो है राजस्थानी स्टाइल और पहाड़ी स्कूल। यही इन्हीं की बात मैं कर रहा था। राजस्थानी स्कूल के अंदर भी कई सारे सब टाइप हैं, जैसे जयपुर, बूंदी, कोटा स्टाइल, जबकि पहाड़ी स्कूल के अंदर कई सारे सब स्टाइल हैं, जैसे बासोली, कांगड़ा एंड गुलेर। और बासोली से रिलेटेड ये करंट आर्टिकल था, बासोली पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। The next article is about artificial intelligence that can pose profound risk to society and humanity. This topic is important or can be useful for essay writing, for GS paper 3 science and technology, also useful for GS paper 4 ethics and integrity. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का थोड़ा डेफिनेशन देख लेते हैं और फिर आगे देखेंगे करंट कॉन्टेक्स्ट। तो नीति आयोग ने डिफाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समथिंग लाइक दिस: इट इज़ अ कॉन्स्टेलेशन ऑफ technologies that enable machines to act with higher level of intelligence and emulate the human capabilities of sense. Emulate वो मतलब ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि वो हमारे जैसा वो सोच समझ करके काम कर रहे हैं, बट दे आर नॉट ओरिजिनली इंटेलिजेंट द वे वी टेक डिसीजन, एंड दैट इज हाउ वी कैन से कि आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट मशीन्स आर एम्यूलेटिंग ह्यूमन कैपेबिलिटीज ऑफ सेंस एंड कॉम्प्रीहेंडिंग टू एक्ट। ठीक है, क्या बात है, या इस चीज़ को मैं थोड़ा बाइफरकेट करके बताता हूँ। एसे राइटिंग में आप ऐसे ही शुरुआत कर सकते हैं, आप किसी भी टॉपिक को ब्रेक डाउन कर सकते हैं ऐसे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप एसे लिख रहे हो मान लीजिए, तो आप ऐसा कुछ शुरुआत कर सकते हैं कि देखिए, एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट एंड नॉन इंटेलिजेंट मशीन्स के बीच में क्या है, उसके लिए और भी बेसिक्स पे आते हैं। देखिए, हम इंसान के मेनली दो ही एस्पेक्ट हैं, फिजिकल एस्पेक्ट एंड इंटेलेक्चुअल या मेंटल एस्पेक्ट, राइट। आपके जो हाथ पाँव हैं जिनको टच किया जा सकता है वो फिजिकल एस्पेक्ट है हमारा, लेकिन वी आर नॉट जस्ट द फिजिकल पार्ट। हम में और टेबल चेयर में कुछ तो अंतर है, क्योंकि टेबल चेयर में बस एक ही डायमेंशन है उनका, और वो है उनका फिजिकल एस्पेक्ट, बट हमारे इंसानों के दो डायमेंशन हैं, फिजिकल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल या मेंटल एस्पेक्ट। फिजिकल एस्पेक्ट जिसको टच किया जा सकता है, जबकि मेंटल एस्पेक्ट जो हमें मदद करता है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट जो हमें मदद करता है फैसले लेने में, इसी को कहा जा सकता है इंटेलिजेंस एस्पेक्ट, राइट। अभी जब शुरुआती दौर के मशीन्स बनाए जा रहे थे तो दे वेयर रिड्यूसिंग आवर फिजिकल लोड ओनली। शुरुआती दौर के जो मशीन थे वो ऐसे कुछ मशीन थे जो हमारा फिजिकल वर्कलोड को कम कर दे रहे थे, जैसे कि सीढ़ियों के जगह पे हमने लिफ्ट बनाया, राइट। तो हमारे सीढ़ियों पे चढ़ने का जो मेहनत या फिजिकल एस्पेक्ट वाला काम था उसको कम कर रहा था, लेकिन मेंटल एस्पेक्ट तो हमें अभी भी यूज करना पड़ रहा था। कौन से फ्लोर पे जाना है वो बटन आपको खुद पुट कर या क्लिक करना पड़ रहा था ताकि आपको वो लिफ्ट उस फ्लोर तक लेकर के जा सके। अब जरा सोचिए, आपके लिफ्ट में एक फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी लगा दी जाए और वो जैसे ही आप लिफ्ट में जाएं वो लिफ्ट आइडेंटिफाई कर ले कि आपका ऑफिस तो 10वें फ्लोर पे है या 20वें फ्लोर पे है, और आपके बिना स्विच दबाए ही वो आपको 20वें फ्लोर पे पहुंचा दे। तो देख करके तो आपको लग गया कि ये लिफ्ट जो है मुझे आइडेंटिफाई कर रहा है और एक इंटेलिजेंट पर्सन की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि सिर्फ मेरा फिजिकल काम नहीं रिड्यूस कर रहा है, मेरा मेंटल एक्शन को भी वो कुछ हद तक रिड्यूस कर रहा है, मेंटल लोड को भी वो कुछ हद तक रिड्यूस कर रहा है। पहले रेफ्रिजरेटर हुआ करते थे जिसमें आप एक बार कपड़े धोते थे, फिर उसको निकाल करके दूसरे साइड में डालते थे, उसको सुखाते थे। आजकल कैसे रेफ्रिजरेटर है, अलग अलग कपड़ों के लिए कितना टाइम लगता है वो खुद ही डिसाइड कर लेता है, खुद ही कितने टाइम तक उसको धोना है, कितने टाइम तक सुखाना है वो खुद ही फैसला कर लेता है। फ्रिज ऐसे हैं आजकल, मैं बात कर रहा था यहाँ पे वॉशिंग मशीन की, आई एम सो सॉरी, रेफ्रिजरेटर की नहीं, वॉशिंग मशीन की। वैसे ही रेफ्रिजरेटर्स ऐसे हैं किस एरिया को ज़्यादा ठंडक की ज़रूरत है वो खुद ही डिसाइड कर लेता है। अब आपको सोच करके लगेगा कि यार ये तो इंटेलिजेंट तरीके से एक्ट कर रहा है, बट दीज आर आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट थिंग्स। इनमें ऐसे डेटा दिए गए हैं कि दे सीम टू
act like human, and that is how we say they emulate human capabilities. They seem to behave like human, and that is how they are. Earlier machines were reducing only our physical loads, but today's machine are reducing our mental load also to some extent, and that is why they are known as artificially intelligent. अब artificial intelligent system को डेवलप करते 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 वी हैव डेवलप्ड रोबोट्स. रोबोट्स ऐसे होते हैं जिनको आप कोई भी ऑर्डर दें वो आपके लिए काम कर देते हैं, ठीक है. लेकिन robots are also based on data. They are also acting in artificial intelligent manner. They are not originally intelligent. They have been given many data. कि ठीक है, Alexa play this music, and she plays that, right? Alexa do this, Alexa do that, and she does that, right? A kind of chatbot, a type of artificial intelligence system. लेकिन अब artificial intelligence systems को लेकर के एक सबसे बड़ा डर जो है पूरे ह्यूमैनिटी के अंदर वो ये है कि एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सिस्टम्स इतने ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, उनके पास इतना ज़्यादा डेटा हो जाएगा कि वो एक सेंटिएंट इंडिविजुअल की तरह काम करने लगेंगे. सेंटिएंट इंडिविजुअल मतलब वो जो खुद फैसले लेता है और खुद एक्ट करता है, ना कि किसी और से डायरेक्शंस या ऑर्डर लेकर के एक्ट करे. इनके पास इतना डेटा हो जाएगा, इतना इनपुट हो जाएगा, दे मे एक्ट behaving like an independent autonomous individual with having their own goals. यही चीज़ दिखाया गया है, यही कॉन्सेप्ट दिखाया गया है ट्रांसफॉर्मर मूवी में. That depicts how at certain point of time in future the robots may turn against human. They may become an out of control race. धीरे 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 these robots may become sentient. और यही है करंट कॉन्टेक्स्ट. एक हाल फिलहाल में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस ऑफ टेक रिसर्चर्स एंड सीईओज. उसमें एलॉन मस्क साहब और उसके अलावा स्टीव वोजनियाक, वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ एप्पल, इन लोगों ने एक ओपन लेटर लिख करके कहा है कि चैट जीपीटी जैसे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं, इनके फास्ट पेस डेवलपमेंट को कुछ दिनों तक रोकना चाहिए. ओपन लेटर लिख करके इन्होंने रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि जिस तरीके से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम डेवलप हो रहे हैं, हमें एक बार के लिए इनको पॉज करके सोचना चाहिए कि क्या ये पेस ठीक है, क्या ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम हमारे लिए खतरा तो नहीं बन रहे. ये उन्होंने सजेस्ट किया है. दे सजेस्ट कि परहैप्स जिस पेस से ये डेवलप हो रहे हैं, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स माइट स्टार्ट acting like a sentient entity, an entity that can think on its own. They may become an out of control race, and artificial intelligence systems may turn against human themselves. और ये इंसानियत के लिए खतरा हो सकता है. That is how the article reads, artificial intelligence can pose a profound risk to society and humanity. For example, मान लीजिए कि आप ऐसा रोबोट बनाते हैं और उससे आप बोलते हैं कि देखो यार, दुनिया में कैंसर कम करने के तरीके ढूंढो. अब वो अलग अलग तरीके ढूंढता है, फिर उसको एक सोल्यूशन मिल जाता है कि जितने कैंसर पेशेंट्स हैं उनको मार डालो. राइट, दिस इज़ नॉट माई आइडिया, दिस इज़ व्हाट दे हैव सजेस्टेड. इसलिए आप इसको ऐसे में लिख सकते हैं, ठीक है. जैसे थानोस कहता है कि जो कमज़ोर लोग हैं सबको मार दो, अपने आप दुनिया में कमजोरी ख़त्म हो गई. तो रोबोट्स के यही तो समस्या है कि उनके पास वो इमोशन एस्पेक्ट मिसिंग होगा. इंटेलिजेंट तरीके से बिहेव तो करेंगे, येट दे विल लैक द इमोशन, दे विल लैक एम्पैथी. राइट, सो दैट इज़ गोइंग टू बी द प्रॉब्लम. उसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स तो हैं ही. दे कैरी द रिस्क ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. जितना ज़्यादा रोबोट काम करेगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी. ड्राइवरलेस कार्स आ रहे हैं तो ड्राइवर्स की नौकरी तो जाएगी ना. दे विल लीड टू राइजिंग इनइक्वालिटी. अब जो लो स्किल जॉब्स हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वी आर मूविंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स ऑटोमेशन. जबकि हाई स्किल्ड जॉब्स जो हैं, जो लोग डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, दे विल गेट मोर पेड, वाइल लो एंड जॉब्स, लो स्किल्ड जॉब्स में नौकरियां कम होंगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी. डेटा प्राइवेसी का कंसर्न है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ बेस्ड ऑन डेटा ओनली. Data is the key, and that is why in modern times it is known as data is the new gold. So these big artificial intelligent companies are trying to extract maximum number of data from different countries of the world. Another problem or issues associated with artificial intelligence is that they have the capability to channelize our preference, and that can be a threat for democracy. For example, you say, Alexa, play a soft music, and Alexa every time plays music of Arijit Singh. मैं बता रहा हूँ, ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ. हो सकता है कि कोई ऐसी कंपनी जो अरिजीत सिंह को पॉपुलर करना चाहती हो, उसने फिर
एक नेक्सस डेवलप कर लिया कि एलेक्सा को जब भी इस तरीके के एम्बिगुअस डायरेक्शंस दिए जाए तो वो इस पर्टिकुलर इंसान को ही प्रमोट करे। दैट इज़ नोन एज चैनलाइजिंग प्रेफरेंसेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम। और अब ये तो म्यूजिक की बात हो गई, कॉमर्स की बात हो गई, बट चैनलाइजिंग प्रेफरेंसेस थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कैन बी अ थ्रेट फॉर डेमोक्रेसी ऑल्सो, एज इट वॉज सीन इन द केस ऑफ कैम्ब्रिज एनालिटिका। यू मस्ट राइट, if you are writing this example, you must write the example of Cambridge Analytica. It is a global data analytics company, and it is alleged that they have passed on secured information from Facebook टू द रिपब्लिकन पार्टी ड्यूरिंग 2016 इलेक्शन। देखिए फेसबुक पे लोग चर्चा करते हैं, यार ये लीडर अच्छा है, ट्रंप के बारे में ये बात हमें अच्छी लगती है, बिडेन के बारे में ये बात अच्छी है, ख़राब है। वो सारे डेटा को एक्सट्रैक्ट करके एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ही एक पैटर्न को जज कर सकता है कि लोगों का माइंडसेट किस तरीके के तरफ ज़्यादा है, किस तरीके के लीडर को वो देखना चाहते हैं, लीडर में किस टेंडेंसी, किस बिहेवियर को देखना चाहते हैं। और फिर जिस पार्टी के पास भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स का पावर होगा, जिनके पास ये बिग टेक कंपनियां उनको सपोर्ट करेंगे, उनके पास सारे इस तरह के डेटा आएंगे। These artificial intelligence systems can do psychological profiling of individuals, what kind of leaders they want, and this is how the political parties can change their approach as per the expectations of the people. So only those political parties that will have control over these big tech companies, they will have advantage even in the democratic system, while those political parties who do not have will have uneven position to compete with the larger political parties. That will be a kind of challenge or threat for democracy. So कई सारे challenges हैं because of artificial intelligence system. The next article is about black carbon, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. क्यों न्यूज़ में आया है ब्लैक कार्बन, वो भी ज़रा देखते हैं। A parliamentary standing committee on water resources recommended a detailed study of black carbon and its impact on climate change and global warming, especially on Himalayan glacier system. ब्लैक कार्बन को अभी तक नेगलेक्ट किया जा रहा है, उसका क्या इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग पे, क्लाइमेट चेंज में, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने एक रिपोर्ट सबमिट करके कहा है कि ब्लैक कार्बन्स आर कॉजिंग ए मेजर थ्रेट ऑन हिमालयन ग्लेशियर सिस्टम, एंड दैट इज़ हाउ इट मस्ट बी स्टडीड इन डिटेल अबाउट देयर इम्पैक्ट। ब्लैक कार्बन होता क्या है? शूटी ब्लैक मटीरियल इमिटेड फ्रॉम गैस एंड डीजल इंजन्स, कोल फायर्ड एंड पावर प्लांट्स एंड अदर सोर्सेज, राइट। तो इस तरीके का जो आप देखेंगे हाफ बर्न्ड या इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ फॉसिल फ्यूल से निकलने वाला डीजल, अब देखना डीजल गाड़ियों के पीछे से ब्लैक कार्बन्स निकलते रहते हैं, क्योंकि डीजल को पूरी तरह से बर्न कर पाना थोड़ा कठिन है। तो जब हाफ या इनकम्प्लीट बर्न होता है तो इस तरीके का ब्लैक कार्बन निकलता है। ट्रक वगैरह के पीछे से ये ज़्यादा निकलता है एग्जॉस्ट से। अभी ब्लैक कार्बन के साथ प्रॉब्लम क्या है? ब्लैक कार्बन का वार्मिंग पोटेंशियल, इस तरह के जो ब्लैक कार्बन्स होते हैं इनका वार्मिंग पोटेंशियल कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 450 से लेकर के 1500 टाइम ज़्यादा है। बट एक अच्छी बात ब्लैक कार्बन को लेकर के बस ये है कि दे आर शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट, यानी कि ये जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो हार्डली 7 से 10 दिन तक ये एटमॉस्फेयर में रहते हैं, वापस से सेटल हो जाते हैं, शॉर्ट लिव्ड है। जबकि CO2 की प्रॉब्लम यही है कि वो काफ़ी लंबे समय तक 100 साल तक वो एटमॉस्फेयर में रहता है। तो ब्लैक कार्बन अदरवाइज उसका हीटिंग पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इट इज़ शॉर्ट लिव्ड क्लाइमेट पॉल्यूटेंट। लेकिन फिर भी ये जितने दिन तक रहेगा ग्लोबल वार्मिंग तो करेगा ही करेगा। एक और नई समस्या निकल करके आ रही है ब्लैक कार्बन्स के साथ कि ये ब्लैक कार्बन जब जा करके हिमालयन आइस के ऊपर सेटल हो रहे हैं तो उसके कारण वो हिमालयन आइस का एल्बिडो बढ़ा दे रहे हैं। एल्बिडो आई होप आप समझते होंगे, बेसिक ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। एल्बिडो मीन्स मेजर ऑफ द हाउ मच लाइट दैट हिट्स अ सरफेस इज रिफ्लेक्टेड विदाउट बीइंग एब्जॉर्ब्ड। जैसे कि लाइट आई और 80% लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई तो कहा जाए कि एल्बिडो इसका 0.8 है, और इस सरफेस पे लाइट आई और सिर्फ 10% रिफ्लेक्ट हुई तो कहा जाएगा कि इस सरफेस का एल्बिडो जो है 0.1 है। तो जितना डार्कर सरफेस होता है उसका एल्बिडो उतना ही कम होता है, जितना लाइटर सरफेस होता है उसका एल्बिडो उतना ही ज़्यादा होता है और 1 के नज़दीक होता है। एल्बिडो कम होने से क्या होगा? ब्लैक मटेरियल से होता क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है एब्जॉर्ब हो जाता है, कम से कम रिफ्लेक्ट होता है, जिस कारण से हीटिंग सबसे ज़्यादा होती है। जबकि हाई एल्बिडो से का क्या मतलब है कि ज़्यादा ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, कम से कम लाइट एब्जॉर्ब होता है, जिस कारण से हीटिंग सबसे कम होती है। तो नॉर्मली आइस के ऊपर जब लाइट गिरता है, स्नो के ऊपर जब लाइट गिरता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, और इस कारण से
आइस का एल्बिडो चूँकि ज़्यादा है तो ज़्यादा आइस के ऊपर पड़ने वाला लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है और इस कारण से आइस जल्दी जल्दी मेल्ट नहीं होता इवन अंडर सन। लेकिन अगर आइस के ऊपर इस तरह के ब्लैक कार्बन सेटल हो गए तो फिर वो आइस सिस्टम का एल्बिडो इंक्रीज कर देगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जो है वो एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा हीटिंग होगी, ज़्यादा जब हीटिंग होगी तो फिर ज़्यादा फास्टर पेस से आइस मेल्ट होगा और जब फास्टर पेस से आइस मेल्ट होगा तो इट विल क्रिएट एन इम्बैलेंस, इट विल लीड टू सी लेवल राइज। ज़्यादा फास्टर तरीके से आइस मेल्ट होगा, वो नदियों के थ्रू होकर के वो आइस जो है वो वाटर फॉर्मेट में जाकर के सी में मिलेगा एंड दैट विल लीड टू सी लेवल राइज। तो दैट इज़ वन डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक कार्बन, फास्टर पेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ हिमालयन ग्लेशियर सिस्टम एंड लीडिंग टू सी लेवल राइज। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस प्रीलिम्स क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन APSC प्रीलिम्स ऑफ 2018. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. The next article is about Golden Silk Park and Commercial Center and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. तो छोटा सा न्यूज़ है, हमारे चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब ने गोल्डन सिल्क पार्क एंड कॉमर्शियल सेंटर को इनॉग्रेट किया है एट खानापारा इन गुवाहाटी. दिस सेंटर is an initiative of Handloom and Textile and Sericulture Department of Assam Government. ये जो सेंटर होगा इसका मेन ऑब्जेक्टिव है providing silkworm breed to silkworm farmers and provide platform to indigenous silk weavers to sell their produce. अगर सेरिकल्चर सिल्क प्रोडक्शन की बात की जाए और उसका इम्पैक्ट देखा जाए असम की इकोनॉमी पे तो आपको पता चलेगा कि इट होल्ड्स एन प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन असम इकोनॉमी. सी अबाउट 60,000 families are dependent on silk industry in Assam. Apart from Irian part, Assam produces Muga or golden silk and which is about 97% of the total global production. तो golden silk में तो हम बहुत आगे हैं, right? But silk industry is facing certain challenges also. Increased pollution, ज़्यादा pollution होने के कारण, atmospheric pollution होने के कारण silk worms की productivity घट रही है. उसके अलावा the rise of fake silk products and power loom made Banarsi silk product is limiting the market possibilities for the hand woven silk from Assam. और इसी कारण से काफ़ी सारा प्रोटेस्ट शुरू हुआ था मार्च 2013 में अगेंस्ट पावर लूम मेड बनारसी सिल्क एंड फेक सिल्क प्रोडक्ट, जिसके बाद भारत सरकार ने फैसला किया कि सिल्क प्रोड्यूस्ड इन द टाउन ऑफ सुवालकुशी विल बी गिवन अ डिफरेंट और सेपरेट ऑफिशियल ट्रेडमार्क. Steps taken by the state government of Assam to promote silk. Muga mission was started in 2018 worth rupees 460 crore for a period of 10 years. ये जो सुवालकुची सिल्क ऑफिशियल ट्रेडमार्क तो देख ही लिया, ये एक नया स्टेप आप ऐड कर सकते हैं. गोल्डन सिल्क पार्क एंड कॉमर्शियल सेंटर खोला गया है टू प्रमोट सिल्क इन असम. तो इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई एम सो सॉरी, दिस इज अ मेंस क्वेश्चन. जो भी टॉपिक हमने यहाँ डिस्कस किया है उसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं. ये मुझे कोई काफ़ी सीरियस क्वेश्चन लगा नहीं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लगा नहीं, इसलिए इसका मैंने हिंट्स यहाँ पे लिख करके नहीं दिया है. कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. साहित्य दिवस 26 मार्च इन द मेमोरी ऑफ डॉक्टर लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ. करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.